नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे RS मेंस 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जैसे प्रथम क्वेश्चन है, सापेक्षिक गरीबी से क्या आशय है? 15 शब्दों में बताना है। तो दोस्तों, सापेक्षिक गरीबी से आशय है कि किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या उनका जीवन स्तर है वो सामान्य लोगों से क्या हो, निम्न हो, तो वो क्या मानी जाएगी? सापेक्षिक गरीबी मानी जाएगी। यानी जैसे भारत की कुल जनसंख्या 100% है, उसमें से 50% जनसंख्या है उनका जीवन स्तर क्या है? सामान्य है। और 50 का क्या जीवन स्तर क्या है? सामान्य से नीचे। यानी इनको 2 टाइम की आपके दो वक्त का भोजन उपलब्ध हो जाता है, लेकिन 50% जनसंख्या को 2 वक्त का जो भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है वो आपके सापेक्षिक गरीबी में गिना जाएगा। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें आपके मांग और पूर्ति का महत्व माना जाता है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें होता है। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें होती है। और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निजी संपत्ति का अधिकार अधिकतम लाभ करने के उद्देश्य से माना गया है। ये सभी इसकी क्या है? विशेषताएं। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में है संपत्ति का अधिकार है अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें होती है। प्रतियोगिता की स्थिति होती है। मांग और पूर्ति का महत्व होता है। राज्य एवं सरकार का इसमें क्या होता है? हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सभी इसकी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला है WTO, विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रदत्त ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? तो दोस्तों, WTO द्वारा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में व्यापार विसंगतियां नहीं होती है। WTO इस सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। ग्रीन बॉक्स में सभी सरकारी व्यय तथा सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जो उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो। ग्रीन बॉक्स में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध और अनुसंधान, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा भंडारण, कीट रोग नियंत्रण आदि कार्यक्रम इसमें क्या है? शामिल हैं। अगला है भारत में गरीबी दूर करने के यदि उपाय पूछे तो क्या उपाय है? तो दोस्तों, तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में हमें क्या बनाना चाहिए? उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और लघु और कुटीर उद्योग के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यदि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के क्या बढ़ेंगे? अवसर बढ़ेंगे। पूंजी निर्माण की दर में क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। पूंजी उत्पाद अनुपात में क्या करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए। श्रम की उत्पादकता एवं कुशलता में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। और शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे 12वीं तक यदि बच्चा पढ़े तो वो रोजगार पाने योग्य हो जाए। शिक्षा प्रणाली कैसी हो? व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली हो। नागर शैली की शिल्पगत विशेषताओं को उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों, नागर शैली संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य शैली है जो उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्रचलित है। मंदिर है वो चतुष्कोणीय और पंचायतन शैली में निर्मित थे। वेदी पर निर्मित मंदिर आधार से शिखर और मंडप तथा स्तंभ मंडप का निर्माण किया जाता था। ये मंदिर ऊंचाई के आधार पर 8 भागों में बटे हुए थे। मूल, गर्भगृह, जंगा, कपोत, शिखर, गल आपके वर्तुलाकार, आमतक और कुंभ में निर्मित थे। नागर शैली की है वो आपके 3 उपशैलियाँ। यदि पूछी जाए नागर शैली की 3 उपशैलियों के नाम बताइए, 15 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, एक तो उड़ीसी और आपके खजुराहो शैली और आपके सोलंकी शैली। अब दोस्तों, यदि आपसे पूछे नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण पूछे तो आपको सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, उसके बाद में देखें खजुराहो में तो कंदिरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सोलंकी में देखें तो मोंडरेखा सूर्या मंदिर। तो दोस्तों, ये हमें उदाहरण के स्वरूप हम इसे दर्शा सकते हैं। अगला है गीता के नीति शास्त्र का प्रशासन में क्या महत्व है? जो गीता का नीति शास्त्र है उसका प्रशासन में क्या महत्व है? तो दोस्तों, गीता के नीति शास्त्र के सिद्धांतों को यदि हम प्रशासन में प्रयोग में लेके आए तो प्रशासन का मनोबल क्या होगा? सुदृढ़ होगा। और प्रशासन में व्याप्त जो कमियां हैं, अकर्मण्यता है, अनुत्तरदायित्व है, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होती है? जैसे कोई कार्य है उसमें नियमों के कारण है वो कार्य है वो जैसे 15 दिन में होने वाला हो वो कार्य आपके 30 दिन में होता है तो वो क्या हो गई? लाल फीताशाही हो गई। यानी समय का क्या हो जाता है? समय है वो बढ़ जाता है। कोई कार्य का है जैसे जो कार्य 15 दिन में हो वो नियमों के कारण, यानी कुछ नियमावली होती है उसके कारण है। जैसे ये कार्य उसके पास जाएगा साइन होने के बाद, उसके बाद जाएगा बड़े अधिकारियों के पास, उसके बाद में वो कार्य होता है। तो दोस्तों, वो कार्य में क्या हो जाता है? देरी हो जाती है। कोई कार्य 15 दिन में होने वाला वो 30 दिन में होता है, उसे लाल फीताशाही कहते हैं।
को समाप्त किया जा सकता है। सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का विवाद का समाधान किया जा सकता है। लोक सेवक आचरण नियमावली का पालन कर्तव्य की आधार पर किया जा सकता है। तो दोस्तों नीति शास्त्र यानी गीता का जो नीति शास्त्र है उसका प्रशासन में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला है आदर्श समाज की स्थापना के लिए धनी व्यक्ति को न्यास बनाना चाहिए गांधी जी के अनुसार। तो दोस्तों गांधी जी की इस अवधारणा के अनुसार धनी व्यक्ति द्वारा जो सिंचित संपत्ति का है सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक उपयोग होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो सिंचित संपत्ति है उसका उपयोग सामाजिक संरक्षण और सामूहिक उपयोग के लिए होना चाहिए। यह अवधारणा संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यक्तिगत उपयोग का क्या करती है, निषेध करती है। जो संपत्ति संचित संपत्ति है धनी व्यक्ति की, उसमें आपके जो व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यक्तिगत उपयोग का क्या करती है, निषेध करती है न्यास पद्धति। अगला जिसके लिए गांधी जी ने अपरिग्रह के सिद्धांत को आधार माना है। पूंजीवाद और समाजवाद की अविवादिता से बचते हुए मध्यमवर्ती अवस्था को इन्होंने अपनाया है। वर्तमान में आय की असमानता स्थिति को गांधी जी के न्यायशीलता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जो अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई बढ़ रही है उसको हम न्यायशीलता के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रण पा सकते हैं। अरस्तु के मध्यम मार्ग संबंधी विचार क्या थे? अरस्तु के अनुसार मनुष्य के जीवन के परम ध्येय आनंद की प्राप्ति मध्यम मार्ग से ही संभव है। यानी मनुष्य के जीवन का जो परम ध्येय है आनंद की प्राप्ति, वो किसके द्वारा? मध्यम मार्ग द्वारा ही, मध्यम का मार्ग अपना के ही संभव हो सकता है। दुस्साहस और कायरता के बीच का मध्यम मार्ग क्या है? साहस है। ऐसी स्थिति में जो मध्यम मार्ग है वह दूसरी स्थिति में मध्यम मार्ग नहीं हो सकता। इस प्रकार एक व्यक्ति हेतु जो मध्यम मार्ग है वह दूसरे के लिए मध्यम मार्ग नहीं हो सकता है। बेथम के दबाव सिद्धांत की व्याख्या। तो दोस्तों बेथम का जो दबाव सिद्धांत है उसके रूप में भी देखें तो मनुष्य है वो स्वभाव से क्या होता है? स्वार्थी होता है। लेकिन 4 दबाव होते हैं जिसके कारण मनुष्य है वो दूसरों के सुख का इच्छुक भी माना जाता है। किंतु 4 प्रकार के दबावों के कारण दूसरों के सुख का इच्छुक भी मनुष्य माना जाता है। स्वभाव से मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी होता है। लेकिन 4 दबाव कौन कौन से? एक तो भौतिक दबाव होता है, एक सामाजिक दबाव होता है, एक धार्मिक और राजनीतिक दबाव। इन चारों दबावों के कारण मनुष्य है दूसरे के सुख का इच्छुक भी माना गया है। यानी भौतिक दबाव, मनुष्य के सुख है वो योग क्षमता की एक शारीरिक सीमा होती है, अतः वे अन्य मनुष्य के सुख का इच्छुक होता है। सामाजिक दबाव समाज द्वारा प्रशंसा व निंदा दबाव के रूप में भी प्रभावी होते हैं। यानी सामाजिक दबाव में देखें तो दोस्तों यदि लोग समाज में बैठे हैं कि कोई सामाजिक कल्याण है तो कोई कार्य करना हो तो दोस्तों यानी निंदा के डर के कारण वो सामाजिक कल्याण है तो कार्य भी कर सकते हैं। धार्मिक दबाव परलोक में सुख पाने के लिए, कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसलिए भी वो है अपने सामाजिक कार्यों के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकता है। परलोक में सुख पाने की इच्छा तथा सुख से बचने की इच्छा व्यक्ति को परोपकारी बनाती है। अगला है राजनीतिक दबाव। राज्य द्वारा दंडित करने की प्रक्रिया से भय से व्यक्ति दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। तो दोस्तों 4 प्रकार के दबावों के कारण व्यक्ति है वो दूसरे के सुख का इच्छुक भी माना गया है। अगला है भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के 5 मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव 5 मुख्य बिंदु। एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का क्या होगा? संघ होगा। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग या कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत या इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। तो दोस्तों एक तो संपूर्ण गणराज्य, एक आपके एक संघ होगा और स्वायत्त इकाई होगी और संपूर्ण स्वतंत्र और संविधान की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होगी? सत्ता का स्रोत क्या होगा? जनता होगी, भारतीय जनता। अगला है भारत के सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। तो ये 5 प्रकार के मुख्य बिंदु है वो आपके भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए थे। अगला है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य बुनियादी अंतर। अब दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। जहां मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वही
नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। एक तो ये अंतर हो गया। अगला है मूल अधिकार है वो आपके नकारात्मक है, वही नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक है। मूल अधिकार वाद योग्य है, परंतु नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कार्यपालिका लोक कल्याण का दायित्व अपने ऊपर लेती है, यानी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कार्यपालिका है लोक कल्याण का दायित्व क्या लेती है, अपने ऊपर लेती है। यद्यपि इनका क्रियान्वयन के लिए वे क्या है, बाध्य, कार्यपालिका बाध्य नहीं है, परंतु अपनी प्रतिष्ठा तथा जनमत के समर्थन के लिए इनके अधिकाधिक क्रियान्वयन का प्रयास करती है। अब दोस्तों मूल अधिकार है वो आपके अमेरिका से लिए गए और नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। मूल अधिकार है वो आपके 12 से 35 तक है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। भाग कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक निहित है। अगला है बालकों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना। तो बालकों के अधिकारों के विषय में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। एक तो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी आधार पर भेदभाव, किसी एक के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ये एक संवैधानिक प्रावधान हो गया। उसके बाद में देखें अनुच्छेद 23 मानव व्यापार या किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम लेने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपके इसमें आ गया संवैधानिक प्रावधानों में। अनुच्छेद 24 है, इसमें कहा है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने या किसी जोखिम भरे कार्यों में लगाने को क्या गया है, निषेध किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 39C, तो श्रमिकों तथा कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39C ये सभी प्रकार के क्या हैं, एक संवैधानिक प्रावधान है किनके लिए, बालकों के अधिकारों के विषय में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद में भारत की भूमिका। तो दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के द्वारा पूरे विश्व में लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कार्य क्या करते हैं, संपादित किए जाते हैं, जिससे विश्व में युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाए। सामाजिक आर्थिक परिषद के द्वारा विश्व शांति स्थापित करने का सकारात्मक प्रबल प्रदान किया जाता है। भारत है वो सामाजिक आर्थिक परिषद का पहला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। परिषद के द्वारा विश्व में बीमारी, गरीबी, अशिक्षा के उन्मूलन के लिए शताब्दी विकास लक्ष्य को क्रियान्वित किया गया है। इस संदर्भ में प्रतिवर्ष $50 मिलियन की अतिरिक्त आधिकारिक सहायता के द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। इन एजेंसियों में भारत को बड़ी आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए यूनिसेफ के द्वारा अभी भारत को सबसे बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा भी भारत को सर्वाधिक सहायता प्राप्त होती है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थापित यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भारत की अहम आपके भूमिका है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद में भारत की भूमिका किस प्रकार की है, यानी जो भी अंग है जैसे आपके UNDP है और UN आपके जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज इसमें है, यूनिसेफ में, इन सभी में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कोई गलती हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।